Hello student, today we have learned class 9 science chapter 14 sound। इस चैप्टर के ना टोटल 3 वीडियो आएंगे। फर्स्ट वीडियो में ना हम लोग साउंड के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साउंड के बारे में समझेंगे कि साउंड क्या है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। सेकेंड वीडियो में हम लोग साउंड के प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, मतलब कि साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। और थर्ड वीडियो में हम लोग साउंड का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, क्या क्या हियरिंग रेंज है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, ईसीजी क्या होता है, सोनार क्या होता है, उसको समझेंगे। और साथ ही साथ हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और तो तीनों वीडियो में ना जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ना, उन सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग ना जो फर्स्ट वीडियो है, जो फर्स्ट पार्ट है ये इस चैप्टर का, इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो चैप्टर 14 जिसका नाम क्या है, साउंड। तो साउंड के बारे में समझते हैं। तो साउंड से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे ना कि साउंड मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग के कानों तक भी आ रहा है। अभी क्यों आ रहा है, क्या क्या रीज़न है आपके कानों तक आने का उसका, या कहीं पर भी आपके घर वाले आपको आवाज़ देते हैं साउंड, तो साउंड आप तक क्यों पहुंचता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड क्या है, उसके बारे में आज सीखेंगे। तो बोलोगे कि इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में ना वी हियर सेवरल साउंड, हम हमारे डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, बहुत सारे साउंड्स को सुनते हैं। लाइक द साउंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, साउंड ऑफ मशीन्स एंड व्हीकल्स, साउंड ऑफ टीवी एंड टेलीफोन एट्सेट्रा। तो ये सारा साउंड्स क्या है जो हम लोग सुनते हैं, बर्ड्स के साउंड को, एनिमल्स के साउंड को, मशीन्स के साउंड को, व्हीकल के साउंड को, टीवी के साउंड को, टेलीफोन के साउंड्स को। सम साउंड्स आर सच दैट वी ह्यूमन कैन नॉट हीयर दैम, कुछ साउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम ह्यूमन सुन नहीं सकते हैं। बट सम अदर एनिमल एंड बर्ड आर एबल टू हियर इट, लेकिन कुछ एनिमल और बर्ड्स क्या होते हैं, उन सब साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि हम लोग उस साउंड को सुन नहीं पाते हैं और बर्ड लोग सुन लेते हैं और एनिमल सुन लेते हैं, तो उसका भी रीज़न हम लोग जानेंगे। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तो सभी का आंसर हम लोग को मिलते जाएगा। तो बोला जा रहा है कि देयर आर सेवरल क्वेश्चन रिलेटेड टू साउंड लाइक, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं साउंड से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज साउंड, साउंड आखिर है क्या, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस कैसे होता है। तो इन सभी के आंसर हम लोग सीखेंगे। और सेकंड क्वेश्चन आता है माइंड में, हाउ डज साउंड प्रोड्यूस बाय अ सोर्स, साउंड कैसे किसी सोर्स से प्रोड्यूस होता है। सोर्स मतलब कहाँ से जो चीज़ निकल रहा है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो मेरे मुंह से क्या कर रहा है, साउंड निकल रहा है। तो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में सीखेंगे कि साउंड निकल कैसे रहा है और रीचेस आवर आइज, और हमारे कानों तक पहुंच कैसे रहा है, उसका उसके उससे उसका उस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड कैन नॉट हियर क्लियरली द साउंड ऑफ अ पर्सन सिटिंग इनसाइड अ क्लोज कार, मतलब कि अगर कोई क्लोज कार में कुछ पर्सन बैठ करके बातचीत कर रहे हैं ना, तो बाहर वाला पर्सन जो कि खड़ा है बाहर में, वो उन लोग के साउंड को क्लियरली सुन नहीं पाता है। क्लोज्ड बस और अ क्लोज्ड रूम, मतलब कि जो मान लो कि पूरा क्लोज है, पूरा वो क्लोज है ना, तो बाहर में जो खड़ा है पर्सन उसको सुन नहीं पाता है, चाहे वो क्लोज बस हो, चाहे वो क्लोज कार हो, चाहे वो क्लोज रूम हो। बट व्हेन यू नॉक ऑन द डोर और विंडो ऑफ अ कार, लेकिन जब आप क्या क्या करते हो, अगर आप रूम में हो तो आप डोर को नॉक करते हो, अगर आप किसी कार या बस में बैठे हुए हो, मतलब कि बस के बाहर खड़े हो, तो आप विंडो को क्या करते हो, नॉक करते हो। तो उससे क्या होता है, अंदर वाले को भी साउंड सुनाई देता है और तुमको भी सुनाई दे देता है। ऐसा क्यों होता है, तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में ना वी विल ट्राई टू फाइंड आंसर टू ऑल सच क्वेश्चन, हम लोग इन सभी आंसर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो वी विल डू एक्टिविटीज़, और हम लोग कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे इन सबको समझने के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। तो हम लोग ना चलिए एक एक करके ना इन तीनों का आंसर जो है ना, मैं ना आपको ना मतलब कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट के ख़त्म होते होते तक में ना आपको इन तीनों का आंसर अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिले तो मैं आपको ना दे दूंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है ना, वैसे तो बताऊंगा ना कि हाँ देखिए पहले का आंसर ये था, दूसरे का आंसर ये था, तीसरे का आंसर ये था, बताऊंगा। लेकिन पहले हम लोग पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो पहला है 14.1, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। देखिए तो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला चीज़। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए तो एक्टिविटी 1 है, इसमें एक्टिविटी 1 में क्या बोला जा रहा है, एक्टिविटी 1 में बोला जा रहा है टेक अ मीटर स्केल, एक मीटर स्केल लेना है। मीटर स्केल मतलब कि 1 मीटर का जो स्केल होगा ना वो लेना है, 1 मीटर का स्केल लेना है।
प्रेस वन एंड ऑन द स्केल ऑन अ टेबल फॉर सम टाइम। मान लीजिए कि एक टेबल है, टेबल पर क्या क्या करोगे आप, टेबल है ना, तो मान लीजिए कि मेरा हाथ क्या है, टेबल है, टेबल पर आप ऐसे करके स्केल को रखे और वन एंड को क्या कर दिया, आप अपने हाथों से ऐसे करके प्रेस कर दिए, दबा दिए, दबा करके रखे हैं, ठीक है ना, फॉर सम टाइम कीपिंग 40 सेंटीमीटर ऑफ द स्केल फ्री। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि 40 सेंटीमीटर के स्केल को क्या करिए आप, फ्री करके रखे रहिए, फ्री करके रखे रहिए आप। फिर बोला जा रहा है कि नाउ प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्केल। अब क्या 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 करिए, जो स्केल है ना, स्केल का जो फ्री एंड है उसको क्या करिए, प्रेस करिए और उसको छोड़ दीजिए। तो ये ऐसा स्केल था, ऐसा स्केल था, आपने इसको दबा कर रखा था, आप इसको जब प्रेस करोगे तो स्केल ऐसा करके नीचे हो जाएगा। अभी देखिए ना, दिखाने के लिए आपको ना, आपको दिख नहीं पाएगा ना, इसलिए आपको ना मैं अपने हाथों को टेढ़ा करूँगा ताकि दिखेगा कि ये क्या हो रहा है करके। वो जब आप प्रेस करोगे तो ऐसा करके दब जाएगा वो, ठीक है ना, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। फिगर में आपने ऐसे किया होगा ना कि ऐसा करके स्केल को दबाते होंगे, फिर छोड़ते होंगे तो ऐसा करके ऊपर नीचे होता होगा, फिर ऐसा आकर के रुक जाता होगा, ठीक है ना। तो यही बोला जा रहा है कि ना उसको प्रेस करना है और छोड़ देना है। तो वी सी डैट स्केल स्टार्ट टू वाइब्रेट। हम देखेंगे ना कि स्केल ना वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है एंड अ साउंड इज प्रोड्यूस। और क्या होता है, साउंड हो जाता है, प्रोड्यूस होने लगता है, आवाज़ आता है आपको स्केल के वाइब्रेट होने का, ठीक है। नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कीपिंग 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर द स्केल फ्री। मतलब कि पहले की हम लोग 40 सेंटीमीटर रखे थे बाहर, ठीक है, ऐसे करके, फिर 30 सेंटीमीटर बाहर रखेंगे, फिर 20 सेंटीमीटर बाहर रखेंगे, फिर 10 सेंटीमीटर बाहर रखेंगे, ऐसे करके बाहर रखते जाएंगे, बाहर रखते जाएंगे और इसी एक्टिविटी को करेंगे हम लोग। तो व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस। तो जब आप ऐसा करोगे ना तो आप ऐसा पाओगे ना कि जब ना स्केल ना बहुत ही 40 सेंटीमीटर रखा था ना, तो ना बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा था और बहुत तेज साउंड आ रहा था। और जब आप 30 पे रखे तो ये थोड़ा कम वाइब्रेट किया और कम साउंड आया। 20 पे रखे तो और कम वाइब्रेट किया और कम साउंड आया। और जब आप 10 पे रखोगे ना तो बहुत कम मतलब कि ना के बराबर ये वाइब्रेट करेगा और ना ही आपको साउंड आएगा। तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। डज द लेंथ ऑफ द स्केल लेफ्ट फ्री अफेक्ट द साउंड प्रोड्यूस। क्या जो स्केल का जो फ्री एंड था उसको रखने पर, मतलब कि बाहर रखने पर साउंड में कुछ इफेक्ट आ रहा था। तो हाँ, तो जब स्केल का ज़्यादा लेंथ क्या था, फ्री था ना, तो साउंड ज़्यादा आ रहा था। कम लेंथ जब फ्री था तो साउंड थोड़ा कम आ रहा था, और कम लेंथ फ्री था तो साउंड और कम आ रहा था, और जब बहुत कम हो गया ना तो साउंड बहुत कम आने लगा। तो ये क्या करता है, इस पर डिपेंड करता है स्केल के लेंथ पे। एक्टिविटी 2 क्या बोला जा रहा है, एक्टिविटी 2 बोला जा रहा है कि टाई अ मेटलिक वायर टाइटली बिटवीन 2 हुक्स एज सोन इन फिगर। तो एक 2 हुक है, 2 हुक में एक मेटलिक वायर को टाइट कर देना है। नोट डैट देयर शुड नॉट बी एनी नॉट इन द वायर। और कोई भी गिठान नहीं होना चाहिए वायर में। और क्या करना है, उसको फिर ऐसे करके वाइब्रेट करना है कि जिसके पास गिटार होगा या कुछ भी गिटार होगा ना, वो देखा होगा ना कैसे करके उसमें वायर बंधा हुआ रहता है दो नॉट के बीच में, मतलब कि 2 हुक के बीच में। फिर आप उसको ऐसे करते हो तो आवाज़ करता है वो, और आपने आवाज़ उसको सुना भी होगा। तो आवाज़ क्यों करता है वो, क्योंकि वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। क्या करता है वो, वाइब्रेट करता है, इसलिए क्या करता है, आवाज़ करता है वो, साउंड प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है, तो दूसरा पॉइंट बोल रहा है वाइब्रेट इट यूजिंग योर फिंगर। मतलब कि आप क्या करिए, वो जो बंधा हुआ है ना दोनों हुक में, उसको क्या करिए आप, वाइब्रेट करिए अपने फिंगर की हेल्प से। तो कैन यू हियर सम साउंड, क्या आपको साउंड सुनाई देता है, तो हाँ बिल्कुल आपको साउंड सुनाई देगा। इफ़ यस देन इज दिस साउंड डिफरेंट देन द साउंड प्रोड्यूस इन एक्टिविटी 1। क्या ये साउंड डिफरेंट है जो एक्टिविटी 1 में साउंड दिया था, तो हाँ बिल्कुल। तो अगर आपने क्या लिया होगा, वुडन का स्केल लिया होगा तो उसका साउंड अलग होगा। और अगर आपने मेटल का वायर लिया होगा एक्टिविटी 2 में तो उसका साउंड क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि आप खुद देखिए ना, जैसा आप बोलते हैं, आपकी फ्रेंड बोलती है या आपका कोई दोस्त बोलता है, तो क्या सबका साउंड सेम रहता है क्या, नहीं, सबका साउंड अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर भी वही है कि आपको सुनाई तो दिया, लेकिन जो साउंड है ना वो क्या है, डिफरेंट है एक्टिविटी 1 के कंपैरिजन में। अब है एक्टिविटी 3 भी देखते हैं और उसको भी समझते हैं, फिर तीनों का एक साथ हम लोग आंसर निकालेंगे। एक्टिविटी 3 में क्या बोला जा रहा है, टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क। इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है ना। ट्यूनिंग फॉर्क में क्या होता है, एक ये ऐसा लेंथ होता है और यहाँ पर 2 आर्म्स निकले हुए होते हैं। और ये क्या करता है, जब आप इसको कहीं पर ऐसा करके स्ट्राइक करोगे ना तो ये ना आवाज़ करता है, ऐसे करके ये वाइब्रेट करता है और ये आवाज़ साउंड प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है।
वाइब्रेट दिस फॉर्क बाय बीटिंग इट वंस ऑन अ रबर पैड। तो रबर पैड क्या करना है, इसको स्ट्राइक करवाना है और इसको अपने कानों के पास लेकर के जाना है और सुनना है। ब्रिंग दिस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्म क्लोज टू योर ईयर। जब आप इसके पास अपने कानों पास लेकर जाओगे ना तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट जब करेगा तो इसका जो साउंड है ना वो क्या होगा, आपके धीरे धीरे ईयर तक आएगा। ठीक है, कैन यू हियर इट साउंड, क्या आप इसके साउंड को सुन पा रहे हैं? तो हाँ बिल्कुल आप इसके साउंड को सुन पा रहे होंगे। टच वन एंड ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क विथ योर फिंगर। और जैसे ही आप इसको टच करोगे, क्या करोगे, इसको जिसको आप टच करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, इसका बंद हो जाएगा। व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस डिस्कस विथ योर फ्रेंड। और जब आप इसको ना टच करोगे ना तो इसका वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेशन जो है ना वो इस ट्यूनिंग फॉर्क से होते हुए आपके फिंगर में आया और फिंगर से आपके पूरे बॉडी में आकर के क्या हो गया, ये वाइब्रेशन पूरा खत्म हो गया। ठीक है ना, समझ में आया कि क्यों क्यों वाइब्रेशन खत्म हो जाता है। वाइब्रेशन इसके ट्यूनिंग फॉर्क के आर्म से होते हुए आपके फिंगरों में आता है और फिर वाइब्रेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे है इन द अबव एक्टिविटीज़। जो हम लोग अभी भी एक्टिविटीज़ पढ़े हैं, एक्टिविटीज़ 1, 2 और 3, तीनों एक्टिविटीज़ में ना साउंड इज प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू वाइब्रेशन। तो क्वेश्चन था ना कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है तो साउंड इज प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू वाइब्रेशन। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट और मटेरियल। तो यहाँ पर पढ़े थे ना कि एक्टिविटी 1 का जो साउंड था वो एक्टिविटी 2 से डिफरेंट था क्या, तो हाँ एक्टिविटी 1 का जो साउंड था वो एक्टिविटी 2 से क्या था, डिफरेंट था, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिए थे और डिफरेंट मटेरियल लिए थे। ठीक है ना, और देखिए एक्टिविटी 2 में था मेटल वायर था और यहाँ पर क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क है। क्या दोनों का साउंड सेम होगा क्या, तो नहीं, दोनों का साउंड क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग मेटल के बने हुए होंगे। अगर सेम मेटल के बने हुए तो साउंड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन अगर अलग अलग मेटल के बने हुए हैं तो साउंड क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट होगा। तो बोलोगे साउंड डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। साउंड डिपेंड करता है मटेरियल के इलास्टिसिटी पर। इलास्टिसिटी मतलब होता है ना कि ना वो कितना जल्दी अपने शेप को फिर से रीगेन कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए ना कि एक ना स्टील स्केल है, स्टील स्केल आप लोगों ने देखा होगा ना, 30 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है, उसको क्या 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 करता है, आप ऐसे करते होगे ना, तो ये ना क्या करके क्या करता होगा, वो ना वाइब्रेट करता होगा, करता है ना वाइब्रेट। तो यहाँ पर आपने देखा क्या, तो ना जब आप ऐसे करके वाइब्रेट करोगे ना तो क्या करेगा, तुरंत अपने पोजीशन पर वो आ जाएगा। एक बार जैसे आपने इसको ऐसे करके दबा करके छोड़ा तो वो वाइब्रेट करेगा और फिर से अपने पोजीशन पे वो आ जाएगा। तो मतलब कि फिर से अपने पोजीशन को गेन कर लेना आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स। मतलब कि आपने फोर्स लगा करके क्या किया, देखिए पहले ये मीन पोजीशन पे था, ये आपने फोर्स लगा के क्या किया, इसको इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, और जैसे ही आपने फोर्स लगाया और ये क्या आ गया, अपने मीन पोजीशन पे फिर से आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। समझ में आ कि इलास्टिसिटी क्या है, तो इलास्टिसिटी ना मटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। मटेरियल का क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है कि आप क्या करते हो, आप जब भी फोर्स लगा करके ना उसको क्या करते हो, डिफॉर्म करने की कोशिश करते हो, तो वो क्या करता है, उस फोर्स के अगेंस्ट में वो वर्क करता है, जिससे क्या होता है, वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में या अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है, इट मीन्स आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया है और उसको क्या कर दिया है, आपने ब्रेक कर दिया है, या आपने उसको जैसे कि मान लीजिए ना कि ना स्टील स्केल ही है, उसको आप ना ऐसे सीधा है रखा हुआ है, आप उसको ऐसे करके मोड़ दोगे, खूब मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा, आप उसको क्या कर दोगे, बेंड कर दोगे, तो फिर से अपने वो ओरिजिनल शेप पे आ पाएगा क्या, वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसकी इलास्टिसिटी से ज़्यादा आपने क्या कर दिया, उसको फोर्स लगा दिया, जिससे वो अपने फिर से पुराने शेप में वो और साइज पे और पोजीशन पे वो नहीं आ पाया। ठीक है ना, तो सिंपल समझिए कि ना इलास्टिसिटी क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जिससे क्या करता है, वो फोर्स रिमूव करने के बाद फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर या फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को वो रीगेन कर लेता है। इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो साउंड डिपेंड करता है मटेरियल की इलास्टिसिटी पर। इलास्टिसिटी इज
देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इलास्टिसिटी क्या होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच, जिससे वो रेसिस्ट करता है किसी भी चेंज को जो कि उसके शेप और साइज में होने वाला होता है। तो क्या जब भी आप फोर्स लगा करके इसके शेप और साइज़ को चेंज करोगे ना, तो ये ना अपने शेप और साइज़ को चेंज होने को क्या करेगा? ये रेसिस्ट करेगा, और जैसे आप फोर्स हटाओगे फिर से अपना शेप को ये रीगेन कर लेगा। इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। सिंपल सा है। That's mean when an object change its shape or size or try to change it due to applied force। तो अगर आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को चेंज करते हो या चेंज करने की कोशिश करते हो फोर्स लगा करके, देन ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो आपके इस चेंज को ना होने दे एंड ट्राई टू गेट बैक, और फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप पर आ जाए। क्यों? अपने इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है ना उसके बलबूते पर। समझ में आ गया? तो सिंपल सा है कि इलास्टिसिटी क्या होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि अपने में होने वाले चेंज को क्या करती है? वो रोकने की कोशिश करती है, जिससे कि वो क्या होता है, फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज को क्या करता है? रीगेन कर लेता है। तो इलास्टिसिटी का एक डेफिनेशन मैं आप लोग को दूंगा, उसको आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है? तो आई थिंक आपको इलास्टिसिटी समझ में आया होगा क्या है। तो बोला जा रहा है द मोर इलास्टिक अ मटीरियल इज, मटीरियल जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा, इट विल ट्राई टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप क्विकलियर। मतलब कि जितना ज़्यादा कोई मेटल इलास्टिक होगा वो उतना जल्दी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मेटलिक ऑब्जेक्ट, जो मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। मेटल ऑब्जेक्ट ज़्यादा इलास्टिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ रबर। तो मेटल के ऑब्जेक्ट ज़्यादा इलास्टिक है रबर के कंपैरिजन में। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए ना कि ये ना कोई रबर का ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? एक मेटल का ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये मेटल का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं फोर्स लगा करके दोनों के शेप और साइज़ को चेंज करने की कोशिश करूँगा ना, तो मान लो कि मैंने ना सेम अमाउंट पे फोर्स लगाया है दोनों पर। तो ना देखिए सेम अमाउंट पे फोर्स जब लगाया ना दोनों पर, तो दोनों क्या हो गए? अपने ओरिजिनल पोजीशन से चेंज हो गए हैं। अब जैसे ही फोर्स हटाऊंगा ना, तो दोनों क्या करेंगे? अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेंगे पोजीशन पर, और मेटल पहले आ जाएगा और रबर क्या होगा? रबर बाद में अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। क्यों मेटल पहले आ गया? क्योंकि मेटल क्या है? ज़्यादा इलास्टिक है कंपेयर टू रबर के कंपेरिजन में। इसलिए मेटल क्या है? अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज पे पहले ही आ जाता है रबर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर वही लिखाया गया है। तो आगे है, हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल और बेंड और चेंज द शेप इन कंपैरिजन विथ रबर। तो रबर के कंपैरिजन में मेटल के ऑब्जेक्ट का शेप और साइज में चेंज करना क्या है? इम्पॉसिबल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये देखिए रबर के मैं शेप और साइज़ को मैं ईजिली चेंज कर सकता हूँ ना। लेकिन यही अगर यहाँ पर कोई मेटल रहता, क्या रहता? कोई मेटल रहता, तो मान लीजिए कि ये मेटल रहता ना, तो मैं इसका शेप और साइज को मैं चेंज नहीं कर पाता। क्योंकि क्या है? मोर इलास्टिक है कंपेयर टू रबर। समझ में आ गया? तो बोलोगे द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल अफेक्ट द साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम देम। तो इसमें बोला जा रहा है कि इसकी जो यही प्रॉपर्टी है ना, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, ये यही क्या करती है? साउंड जो प्रोड्यूस होता है उस चीज़ को ये अफेक्ट करती है कि जितना ज़्यादा इलास्टिक है तो उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, और उतना जल्दी वो क्या करेगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है? आगे बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो अफेक्ट इट्स साउंड। तो मैं बताया था कि अगर क्या है, मीटर स्केल का अगर इतना एंड फ्री है तो ये क्या करेगा? ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा। इतना एंड फ्री है तो ये थोड़ा कम साउंड प्रोड्यूस करेगा। इतना एंड फ्री है तो ये और कम साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना? तो यही बोला जा रहा है वी कैन नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलो इट्स मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ। मतलब कि अगर मैं क्या कर दूँ, इतनी को अगर मैं वाइब्रेट करूँगा ना, ऐसे करके अगर हिलाऊंगा, अगर वो मीटर स्केल है, अगर वो मेटल का स्केल है, तो क्या करेगा? हम लोग उसके साउंड को नहीं सुन पाएंगे, ठीक है ना? बस यही बोला गया है इसमें। अब तो हम लोगों को क्या है? हम लोगों को इसमें का पहले का आंसर मिल चुका है। पहले का आंसर क्या था? पहले का क्वेश्चन था व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। तो साउंड क्या है? तो बोलोगे कि साउंड क्या है? एक तरीके का एनर्जी है। तो बोलोगे कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि लाइट होता है,
इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वैसे ही साउंड भी क्या है, एक तरीके का एनर्जी है। तो बोलोगे कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जस्ट लाइक लाइट और इलेक्ट्रिसिटी विच अफेक्ट आवर ईयर, जो हमारे कानों पे अफेक्ट करती है, एंड प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन इन आवर ईयर, और हमारे कानों में क्या करती है, सेंसेशन क्रिएट करती है, जिससे हम लोग क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। ठीक है ना। और फिर आगे क्वेश्चन था हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, तो बोलोगे कि साउंड इज प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन, ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन। तो फर्स्ट का आंसर हम लोग को मिल गया है। सेकेंड क्वेश्चन था वहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन था हाउ डज साउंड प्रोड्यूस बाय अ सोर्स रीचेस आवर ईयर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो पढ़ेंगे 14.2 में अब हम लोग इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर हो गया है, सेकेंड का आंसर अब हम लोग फाइंड करते हैं इसमें 14.2 में। देखिए अब आगे बोला जा रहा है हाउ डज साउंड रीचेस अ, साउंड कैसे हम तक पहुंचता है, साउंड कैसे हमारे तक पहुंचता है। तो बोलोगे कि साउंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाइब्रेटिंग थिंग्स, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग थिंग्स से प्रोड्यूस होता है। ठीक है। व्हेन अ सर्टेन थिंग्स वाइब्रेट्स, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करता है, इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ नियर बाय मीडिया विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इट। तो जब कोई चीज़ वाइब्रेट करता है ना, तो वो अपने जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो क्या करता है, अपने पास वाले जो उसके नियर बाय ऑब्जेक्ट रहते हैं, नियर बाय जो पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं ना उसके आसपास, उस पर क्या करता है, वो एक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, वो एक फोर्स लगाता है। कौन, जो वाइब्रेट कर रहा है, किस पर, नियर बाय पार्टिकल पर, जो उसके आसपास पार्टिकल प्रेजेंट है उस पर क्या करता है, फोर्स लगाता है ये। So the particle of this medium get displaced from their balanced position और position of rest। मतलब कि जो पार्टिकल अभी रुके हुए थे ना, वो क्या, जब हम लोग फोर्स लगा करके इसको हिलाए ना, ऐसे करके इसको वाइब्रेट करवाए, तो क्या हुआ, यहाँ का पार्टिकल और यहाँ का पार्टिकल क्या हो गया, अपने रेस्ट के पोजीशन से क्या करने लगा, वो मूव करने लगा। बैलेंस पोजीशन से क्या हो गया, वो मूव हो गया, डिस्प्लेस हो गया। And start exerting force on the particle of other medium in their विंसिनिटी, मतलब कि विसिनिटी, मतलब इसमें ये बोला जा रहा है ना कि ये जब पार्टिकल है, इसको जब मैंने जब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, जब मैंने इसको वाइब्रेट किया, क्या किया, इसको मैंने फोर्स लगा करके इसको वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, तो इसके आसपास के जो पार्टिकल थे, जो कि क्या थे, बैलेंस पोजीशन पे थे, रेस्ट की पोजीशन पे थे, वो क्या करने लगे, इसके फोर्स लगाने से क्या हो गया, वो डिस्प्लेस हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो जो पार्टिकल अभी डिस्प्लेस हुआ ना, वो क्या किया, वो एक फोर्स को फील किया, फोर्स को क्या किया, वो फील किया। तो ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट इस पार्टिकल को दे दिया, क्या दे दिया, फोर्स दे दिया, जिससे ये डिस्प्लेस हो गया। और ये जो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है, ये क्या करता है, अपने नेक्स्ट वाले पार्टिकल का, या यहाँ बोल रहा है ना विसिनिटी, मतलब होता है कि अपने आसपास वाले पार्टिकल को भी क्या करता है, ये वाइब्रेट करने की कोशिश करता है, मूव कराता है, डिस्प्लेस कराता है ये। ठीक है ना। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द नियर बाय पार्टिकल, जब उसके नियर बाय पार्टिकल डिस्प्लेस होते हैं ना, द इनिशियल पार्टिकल गेट्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो जो इसके पार्टिकल, जो इनिशियल में जो पार्टिकल थे, ये इसको धक्का दिया, मतलब कि ये इनिशियल का पार्टिकल अपने बगल पार्टिकल को धक्का दिया, फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद ये पार्टिकल फिर से अपने पोजीशन पे आ जाता है। और ये क्या किया, जो इसको धक्का लगाया है, वो क्या करता है, वो फिर अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, और फिर वो आगे वाले पे लगाता है। फिर वैसे ही क्या होता है, फिर से ये अपने पोजीशन में आ जाता है, फिर ये वाला उसके आगे वाले को लगाता है। इस तरीके से क्या होता है, जो पार्टिकल्स है ना, अपने नियर बाय पार्टिकल पर फोर्स लगाते जाते हैं, और यही जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे आगे पहुंचते जाता है। ठीक है ना। नियर पार्टिकल इन दिस मैनर एनर्जी गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। और इस तरीके से जो एनर्जी है ना, वो ट्रांसफ़र होता है वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल पर। और ये कौन सा एनर्जी है, साउंड का ही एनर्जी है। और साउंड क्या करता है, ट्रेवल करता है आगे की ओर, फॉरवर्ड। दिस सेम प्रोसेस कंटिन्यूज टिल साउंड रिचेस आवर आइज। और ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है कि जब तक साउंड जो है हमारे कानों तक पहुंच नहीं जाता है। तो क्वेश्चन है, इज साउंड अ फॉर्म ऑफ वेव, क्या साउंड जो है वो वेव का ही फॉर्म है क्या। तो नहीं, साउंड जो है वो वेव का फॉर्म नहीं है। साउंड क्या करता है, साउंड जो है, तो बोलोगे ऐसा करके कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज सेम। मतलब कि जिस मीडियम में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, वो क्या होता है, सेम होता है जिस साइड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जिस साइड साउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है।
तो इस तरीके का जब साउंड होता है ना तो उस साउंड को हम लोग बोलते हैं कि साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्या है साउंड? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब कि मान लो कि मीडियम ये है और मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं और साउंड भी क्या कर रहा है, इधर ही मूव कर रहा है। तो इस तरीके मतलब कि इस साउंड को हम लोग बोलते हैं कि मतलब कि साउंड क्या है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्या है साउंड? साउंड मतलब बोलोगे कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस साउंड अ फॉर्म ऑफ वेव? तो नो, साउंड इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वेव। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है ना, ये है। कम लेट अस अंडरस्टैंड दिस बेस्ड ऑन एक्टिविटी। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक्टिविटी के जरिए समझते हैं। यहाँ पर क्या समझाने की बात की जा रही है, बात समझाने की जा रही है ना कि कैसे जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के जो आसपास का जो पार्टिकल रहता है ना वो कैसे वाइब्रेट करता है और साउंड हमारे ईयर तक प्रोड्यूस होती है, ईयर तक आती है। तो उसके लिए एक्टिविटी एक 3 है, उसको समझाने की बात किया जा रहा है। जो एक्टिविटी 3 अभी हम लोग पढ़े थे ना, ट्यूनिंग फॉर्क वाला, उसको उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड ये एक्टिविटी है। तो समझते हैं हम लोग उसको। देखिए बोला जा रहा है इन एक्टिविटी 3 में जो बताया गया था ना कि व्हेन यू वाइब्रेट अ ट्यूनिंग फॉर्क, जब क्या कहते हैं आप ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवा रहे थे, द आर्म्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क स्टार्ट टू वाइब्रेट टुवर्ड लेफ्ट एंड राइट रेस्पेक्टिवली। तो आर्म्स क्या करता है इसका, लेफ्ट और राइट क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। व्हेन दे वाइब्रेट टुवर्ड लेफ्ट, जब ये टुवर्ड लेफ्ट मूव करता है और राइट मूव करता है ना, दे क्रिएट एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर बाय पुशिंग द पार्टिकल ऑफ एयर सराउंडिंग इट। मान लीजिए ना कि ये जो है ये इसका आर्म है। क्या है ये? आर्म है। मानना क्या है, ये आर्म है ही इसका। एक आर्म ये है, एक आर्म ये है। तो क्या किया, जब ये वाइब्रेट किया तो जब ये इस साइड आया, क्या आया, जब ये इस साइड आया तो यहाँ के पार्टिकल को क्या किया इसने, इस यहाँ के पार्टिकल जो प्रेजेंट थे ना उसको क्या किया इसने क्या किया, ट्यूनिंग फॉर्क फोर्स एक्सर्ट किया। क्या किया? फोर्स एक्सर्ट किया। तो फोर्स जब एक्सर्ट करेगा, फोर्स जब लगाएगा ना तो यहाँ के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, जो कि बैलेंस पोजीशन पे थे वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे। मतलब कि वो डिस्प्लेस हो जाएंगे मतलब कि जैसे आप खुद सोचो ना कि जब आप क्या करते हो, यहाँ पर कोई एयर मान लो कि प्रेजेंट है, तो जब इसको आप दबाते हो तो ऐसे करके आप दबाओगे तो यहाँ का पार्टिकल कहाँ आ गया, यहाँ का पार्टिकल दब करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, जब दबाने के बाद क्या होता है, फिर से जो पार्टिकल होता है ना फिर से अपने ना इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है और यहाँ के जो पार्टिकल थे अब अपने आगे वाले पार्टिकल को दबाते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो जहाँ पर ये पार्टिकल सारे मतलब जहाँ पर पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, किसी मीडियम के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, बहुत ही पास आ जाते हैं, तो उस एरिया को बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जब क्या करते हैं, कंप्रेस करने के बाद ये क्या करता है, ये आगे पार्टिकल को ही कंप्रेस किया, जैसे कि ना बताया था कि ना मान लीजिए कि ये क्या कर रहा है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने यहाँ और यहाँ वाले ऑब्जेक्ट को क्या करता, मान लीजिए कि ये इधर गया, इधर ऐसे किया है वाइब्रेट, तो यहाँ वाले पार्टिकल को क्या किया इसने, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ वाला का पार्टिकल के पास जो इसका एनर्जी था वो यहाँ वाले पार्टिकल के पास एनर्जी आ गया। यहाँ वाले पार्टिकल ने क्या किया, इस एनर्जी को ना अपने बगल वाले पार्टिकल को ट्रांसफ़र किया और जब ट्रांसफ़र किया तो वो क्या हुआ, ट्रांसफ़र करने के बाद वो फिर से अपने पोजीशन पर आ गया। तो इसके बगल वाला क्या करता है, इसके बगल वाला अपनी एनर्जी को अपने बगल वाले को ट्रांसफ़र करता है और फिर से वो अपने पोजीशन में आ जाता है, फिर उसके बगल वाला अपना एनर्जी को बगल वाले को ट्रांसफ़र करता रहता है और धीरे धीरे ऐसे ही करके क्या होता है, जब एनर्जी ट्रांसफ़र करने का जब टाइम आता है ना तो उस समय क्या आते हैं, दोनों पास आते हैं, तो उस समय जो बनता है एरिया उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और फिर जब वो एनर्जी पास करके दूर हट जाते हैं तो उस समय जो एरिया बनता है वो बनता है रेयरफैक्शन का। तो बोलोगे नाउ व्हेन दे अगेन वाइब्रेट बैकवर्ड एंड रिटर्न दे क्रिएट एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। और तो देखिए जब वो क्या करते हैं, जब वो कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, और तो इस हाई प्रेशर एरिया को बोलते हैं कंप्रेशन। और जब वो रिटर्न बैक आते हैं तो यहाँ पर फिर से लो प्रेशर एरिया बन जाता है, इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। और उसके बगल वाला तब तक क्या करता है, अपने आगे वाले पार्टिकल को दबा चुका हुआ होता है, ठीक है ना, कंप्रेस कर चुका हुआ होता है। तो इस तरीके से कंप्रेशन रियरफैक्शन बनते हुए ये साउंड क्या करता है, ट्रैवल करता है और यहाँ पर हमारे ऐसे कानों में क्या होता है, ये हमारे कानों तक ये क्या होता है, ये वाइब्रेशन पहुंचता है। ठीक है ना, लो प्रेशर एक ये होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन बोलते हैं। तो सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि ना
एक बार क्या होता है, कंप्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है, मतलब कि सीरीज में होता है कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। क्या सर दो बार कंप्रेशन नहीं हो सकता? नहीं बच्चे, नहीं हो सकता कंप्रेशन दो बार। क्या सर दो बार रेयरफेक्शन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। कंप्रेशन रेयरफेक्शन होगा। और यहाँ पर C4 है कंप्रेशन और R4 है रेयरफेक्शन, ये बताना आपको चाह रहा है, ठीक है ना। आगे में बोला जा रहा है कि व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कंटिन्यूसली, और जब ये वाइब्रेट करता है ना, तो इस तरीके से सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनने लगता है, ठीक है। तो ये क्या किया, ये अपने आगे वाले पार्टिकल को दे दिया एनर्जी, तो अब ये क्या हो गया, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है ये। तब तक ये क्या करता है, ये इधर घूम करके फिर से इसको मार देता है एक बार, फिर से क्या करता है, अपना ये एनर्जी इसको दे देता है। तो फिर से बार बार क्या होता है, ऐसे करके बनते ये ना सीरीज बन जाता है एयर में। दिस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन फॉर्म्स अ वेव, और यही एक वेव की तरह मूव करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि साउंड वेव्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। साउंड जो है वो वेव नहीं है, साउंड वेव नहीं है। साउंड जिस मीडियम में जाता है ना, तो उसके पार्टिकल क्या करते हैं, तो साउंड मीडियम के पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहे हैं और साउंड भी अगर ऐसे ही प्रोपोगेट कर रहा है, तो इस टाइप के वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि साउंड वेव्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। समझ में आया? पढ़ेंगे आगे है ना, जो जब मैं सेकेंड इसका पार्ट बनाऊंगा ना, सेकेंड पार्ट में हम लोग ना उसी के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बनता है तो ट्रांसमिट थ्रू अ वेव्स, तो क्या होता है, कंप्रेसर और रेयरफेक्शन से वेव्स फॉर्म होता है, और उससे क्या होता है, साउंड ट्रेवल करता है मीडियम में। तो बोलोगे कि एज एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, जब क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल में, तो इससे क्या होता है, साउंड का ट्रांसमिशन होता है। देयरफॉर साउंड इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, साउंड क्या है, एक टाइप है मैकेनिकल वेव का। और अब देखिए आगे है, डज साउंड ट्रांसमिशन इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस अकर सिमिलरली, क्या जो साउंड है ना वो सॉलिड में जैसा होता है, जैसा लिक्विड में होता है, जैसा गैसेस में होता है, वैसा सेम होता है क्या? तो अभी हम लोग पढ़े हैं गैसेस में, कहाँ पढ़े हैं अभी हम लोग, गैसेस में। सर गैसेस में कैसे पढ़े हैं बच्चे, एयर में पढ़े ना अभी हम लोग कि एयर क्या है, एयर तो गैस ही है ना, तो हम लोग गैस में पढ़ लिए हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड और लिक्विड में। पहले पढ़ते हैं सॉलिड में, तो एक्टिविटी 4 है, एक्टिविटी 4 को समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है इसमें। देखिए तो एक्टिविटी 4 में ये बोला जा रहा है ना कि पुट वन ईयर नियर द टॉप सरफेस ऑफ द एंड ऑफ अ वुडन बेंच, मतलब तो इसमें बोला ये जा रहा है कि एक वुडन बेंच है, उस पर क्या करिए आप, अपना एक एंड पे क्या करिए, आप अपना कान लेकर के जाइए। देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट मैं समझा दे रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है ना कि ना अपने ना फ्रेंड को बोलिए कि ना दूसरे एंड पे क्या करिए, एकदम धीरे से क्या करिए, अदर एंड पे ना टक टक, मतलब कि एक नॉक करिए, किसी की हेल्प से, मतलब कि मान लीजिए कि इस पेंसिल के हेल्प से नॉक करिए। तो क्या आपको साउंड सुनाई देता है? तो बोलोगे यस, आपको साउंड सुनाई देता है। तो इस समय जो साउंड आपके कानों तक आया है ना, वो किस मीडियम से आया है? तो इस टाइम जो आपके कानों तक साउंड आया है ना, तो आपकी फ्रेंड ने बहुत ही धीरे से ही उसको नॉक किया है। तो इस समय जो साउंड आया है ना, वो ना इस वुडन ब्लॉक से होते हुए आपके कानों तक आया है। तो ये वुडन ब्लॉक क्या है, वुडन ब्लॉक है सॉलिड। क्या है ये, सॉलिड। तो सॉलिड मीडियम से क्या हुआ है, आपके कानों तक साउंड आया है। अब नेक्स्ट जो बोला जा रहा है कि थर्ड पॉइंट में अब बोला जा रहा है कि आपने कान को थोड़ा सा क्या करिए, ऊपर उठाइए, मतलब कि इस पर टच मत करिए, थोड़ा सा ऊपर उठाइए, और अब अपने फ्रेंड को बोलिए कि नॉक करने के लिए। तो अब आपकी फ्रेंड क्या करेगी, नॉक करेगी। तो जब वो नॉक करेगी ना, तो इस टाइम जो आपको साउंड सुनाई देगा ना, वो किस मीडियम से आ रहा है? तो इस टाइम जो साउंड सुनाई दे रहा है ना, वो आपको एयर मीडियम से आ रहा है। क्योंकि आपने ना अपने कानों को बेंच पे नहीं रखा है, आपने अपने कानों को कहाँ रखा है, आपने अपने कानों को हवा में रखा है, एयर पे रखा है। तो इस टाइम जो साउंड आएगा ना, वो ना एयर के थ्रू आएगा, मतलब कि आपका गैस मीडियम के थ्रू आएगा। कहाँ पर आएगा, आपका गैसेस मीडियम के थ्रू आएगा। चलिए अब इसका जो 2 पॉइंट है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर यही लिखाया गया है फिगर 5 में कि हियरिंग साउंड थ्रू अ सॉलिड मीडियम। हम लोग सॉलिड मीडियम में समझ गए कि सॉलिड मीडियम में क्या होता है, साउंड का ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट को समझते हैं। देखिए अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है ask your friend to knock on the other end of the bench, can you hear the sound? तो बोलोगे yes we can hear the sound by the sound travel in a solid medium, ऐसा है। in this case sound reaches your ear through which medium? तो बोलोगे solid medium। फिर थर्ड पॉइंट ये बता चुका हूँ, now raise your ear
अवे फ्रॉम द बेंच, अपने ईयर को क्या करिए बेंच से ऊपर की ओर उठाइए, एंड आस्क योर फ्रेंड टू नॉक ऑन द अदर एंड वंस अगेन, और अपने फ्रेंड को बोलिए कि फिर से क्या करिए एक बार नॉक करने के लिए अदर एंड पर। इन दिस सिचुएशन साउंड रिचेस यू थ्रू विच मीडियम, और इस कंडीशन में साउंड आपके थ्रू किस मीडियम से आया, तो एयर मीडियम से, एयर मीडियम या फिर गैसेस मीडियम। तो बोलोगे व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द साउंड प्रोड्यूस इन बोथ द सिचुएशन, तो साउंड प्रोड्यूस इन बोथ द सिचुएशन में पहला बोलोगे ना कि फर्स्ट पहली बार जो साउंड आया वो सॉलिड मीडियम के थ्रू आया, दूसरी बार जो साउंड आया वो गैसेस मीडियम के थ्रू आया, यही क्या है डिफरेंस था दोनों में। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से बातचीत करिए, यही है। अब डिस्कस में क्या बोला जा रहा है, डिस्कस में पहला बोला जा रहा है कि फर्स्ट पॉइंट है द साउंड ऑफ अ मोटर बोट कैन बी हर्ड लाउडर, तो मोटर बोट का जो साउंड है ना वो आपको लाउडर सुनाई देगा अंडर द वाटर, वाटर के अंदर, मतलब कि अगर आप वाटर के अंदर है और वहाँ पर कोई मोटर बोट चल रहा है तो उसका आपको साउंड क्या सुनाई देगा, ज़्यादा मतलब कि लाउडर सुनाई देगा, तेज़ सुनाई देगा एज़ कम्पेयर टू अबव द सरफेस ऑफ वाटर। और जब आप क्या है सरफेस के ऊपर है तो उस समय आपको साउंड क्या देगा, कम कम सुनाई देगा। क्यों क्यों ऐसा होगा, तो वो बोला जा रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जो साउंड का जो ट्रांसमिशन है ना, मतलब कि साउंड एक मीडियम मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट होती है बाय द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मतलब कि जो साउंड है वो मीडियम के पार्टिकल की जो डेंसिटी है ना उस पर भी डिपेंड करती है, मतलब कि अगर मीडियम के पार्टिकल बहुत पास पास है तो क्या होगा, साउंड बहुत तेज़ी से क्या होगा उसमें फ्लो होगा, मतलब कि बहुत तेज़ी से क्या होगा पास होगा और आपको साउंड तेज सुनाई देगा। अगर क्या है मीडियम के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, जैसे कि गैस के, देखिए ना, तो ना आपको मैं बता दूं ना कि सॉलिड, सपोज करो कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है ना। तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास, ठीक है ना, ऐसे बहुत पास पास होते हैं सॉलिड के पार्टिकल, बहुत पास पास, ठीक है ना, बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल कुछ ऐसे होते हैं, थोड़े होते हैं पास पास लेकिन थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया ये एयर, यहाँ पर आ गया ये वाटर, और यहाँ पर आ गया ये मेटल या फिर वुडन ब्लॉक। तो ये क्या है, मेटल के पार्टिकल बहुत क्या है, सॉलिड के पार्टिकल क्या है, बहुत पास पास है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि इफ़ द डेंसिटी इज़ मोर, अगर डेंसिटी क्या है ज़्यादा है, डेंसिटी मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन वॉल्यूम में कितने प्रेजेंट हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए सभी का वॉल्यूम क्या है, वी है, वॉल्यूम क्या है सभी का फिक्स है, वॉल्यूम सभी का सेम है, लेकिन देखिए इसमें क्या है इतने सारे पार्टिकल प्रेजेंट है, तो देखिए इसमें क्या है मास बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, इसमें देखिए मास बहुत कम है तो डेंसिटी भी कम होगी, इसमें देखिए मास और भी कम है तो डेंसिटी इसकी और भी कम होगी, बहुत कम होगी। समझ में आ गया। तो ये यही है, तो बोला जा रहा है कि इफ़ द डेंसिटी इज़ मोर, अगर डेंसिटी क्या है ज़्यादा है, द प्रेशर डेवलप्ड इन द मीडियम ड्यू टू वाइब्रेशन विल बी मोर, तो जो प्रेशर डेवलप्ड होगा इस मीडियम में वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा ड्यू टू वाइब्रेशन, ज़्यादा होगा, विल बी मोर, एंड सो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड विल बी क्विकलियर, तो और जो साउंड का जो ट्रांसमिशन है ना वो ना जल्दी से होगा, ठीक है। द पार्टिकल इन सॉलिड एंड लिक्विड आर क्लोजर एज कम्पेयर टू गैसेस, तो जो सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल रहते हैं ना वो गैसेस के कंपेरिजन में क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं, ठीक है। देयर डेंसिटी इज़ ग्रेटर देन गैस, इन दोनों की जो डेंसिटी है, तो यहाँ पर मैं ऐसे करके बना दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है, फिर इसकी होती है और सबसे कम इसकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी के बारे में बताया गया है। देयर फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू वाइब्रेशन इज क्विकलियर एंड एनर्जी वेस्टेज ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसमिशन इज लेसर, मतलब कि अगर क्या करोगे सॉलिड मीडियम में अगर साउंड का ट्रैवल हो रहा है, साउंड अगर ट्रैवल कर रहा है ना तो क्या होगा, वाइब्रेशन क्या होगा इसमें बहुत ही ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब कि एनर्जी जो है ना वन पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक तुरंत पहुंच जाएगा, और जब तुरंत पार्टिकल एनर्जी पहुंच जाएगा तो इससे एनर्जी का जो वेस्टेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का जो वेस्टेज होता है वो इसमें होता है, गैसेस में होता है, फिर उससे कम एयर में, वाटर में होता है, और सबसे कम कहाँ होता है, मेटल में होता है। तो ये यही बोला जा रहा है कि जब जो ना डिस्प्लेसमेंट होगा ना पार्टिकल का, वो क्या होगा, बहुत ही जल्दी वाइब्रेशन करेगा, तो तुरंत मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होगा, और जो एनर्जी वेस्टेज है ना वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा।
फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न से ना साउंड ट्रेवल फास्टर करता है सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, और फिर सबसे कम होता है गैसेस में। इन अ सिमिलर वे, कुछ इसी तरीके से ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ फास्टर एज कम्पेयर टू लिक्विड। जो ना सॉलिड में जो साउंड का जो साउंड जो ट्रांसमिट होता है वो क्या होता है, फास्टर होता है लिक्विड के कंपैरिजन में, और एनर्जी लॉस भी क्या होता है, कम होता है लिक्विड के कंपैरिजन में। हैंस वी आर एबल टू हियर साउंड क्लियरली, और हम लोग क्या कर सकते हैं, साउंड को क्लियरली सुन सकते हैं सॉलिड मीडियम में। तो जब वो बच्ची क्या क्या कर रही थी, बेंच को जब वो नॉक कर रही थी ना, तो साउंड क्या क्या था, तुरंत सुनाई दिया था हम लोगों को। क्यों 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 तुरंत सुनाई दिया था, क्योंकि वो ना सॉलिड मीडियम के थ्रू साउंड आ रहा था आपके तक, और एकदम हल्का सा नॉक की थी तो तुरंत आ गया था, ठीक है ना। और वही जब आपने क्या कर लिया, अपने ईयर को बेंच से ऊपर उठा लिया था, उस समय ना अगर वो जोर से अगर वो नॉक करेगी ना, हार्डली नॉक करेगी, तब आपको साउंड सुनाई देगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। साउंड क्या है, साउंड एक एनर्जी है, पढ़ा था ना कि साउंड एक एनर्जी है। तो साउंड जब एनर्जी है ना, तो जब वो ट्रैवल करती है ना, तो इसे एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, और आपके ईयर तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है, साउंड आपको कम सुनाई देता है, ठीक है ना। यही है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अब आगे बोला जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी के टर्म्स में देखते हैं, सच सब्सटेंस इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मोर आर मोर इलास्टिक एंड इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ सच पार्टिकल। तो अब बताइए कि सॉलिड का पार्टिकल ज़्यादा इलास्टिक होगा, लिक्विड का पार्टिकल ज़्यादा इलास्टिक होगा, या गैस का पार्टिकल ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉलिड का पार्टिकल क्या होगा, ज़्यादा इलास्टिक होगा। क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल अपने शेप को चेंज करने नहीं देगा, लिक्विड का पार्टिकल अपने शेप को चेंज करने दे देगा, और गैस का तो दे ही देगा आराम से। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि ना जो ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है सॉलिड के पार्टिकल में, और इसलिए सॉलिड के पार्टिकल को पार्टिकल में चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अदर पार्टिकल के कंपैरिजन में। तो ऑन क्रिएटिंग एनी डिस्टर्बेंस इन सच पार्टिकल दे क्विकली ट्राई टू कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन। और अगर हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड के पार्टिकल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो तुरंत ही कम बैक हो जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। एंड दोज पार्टिकल विच क्विकली कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, और ऐसे पार्टिकल जो तुरंत अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्या आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे ना, आर अगेन रेडी टू मूव वाइब्रेट फास्टर। और क्या होते हैं, तुरंत अपने पोजीशन पे आ जाएंगे और तुरंत क्या करते हैं, फास्टर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। सच मीडियम विच हैव हाइयर इलास्टिसिटी, मतलब कि ऐसा मीडियम जिसकी इलास्टिसिटी हाइयर होती है, क्या होता है, स्टील होता है। हैव साउंड ट्रांसमिशन फास्टर, तो स्टील में साउंड ट्रांसमिशन क्या होता है, फास्टर होता है, एज कम्पेयर टू मीडियम विथ लोअर इलास्टिक रबर में। तो रबर भी क्या है, इलास्टिक है, लेकिन क्या है, साउंड जो है ना वो स्टील में ज़्यादा ट्रैवल करता है और रबर में कम ट्रैवल करता है, ठीक है। तो आगे बोला जा रहा है कि द साउंड ट्रांसमिशन इन सॉलिड इज़ फास्टर एंड गैसेस इट इज़ स्लोवेस्ट। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना जो साउंड का जो ट्रांसमिशन है ना, वो सॉलिड में क्या होता है, फास्टेस्ट होता है, और गैसेस में क्या होता है, स्लोवेस्ट होता है। आगे है डिस्कस, क्या क्या बोला जा रहा है, वॉट वी इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस ऑन साउंड इफ़ वी मूव अपवर्ड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या होगा जब हम लोग ना अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर आएंगे साउंड में। तो बच्चे ऊपर जब आओगे ना, तो एयर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब एटमॉस्फेयर कम है, जब मीडियम जब नहीं रहेगा ना, तो साउंड आपको अच्छे तरीके से सुनाई नहीं देगा। और जब आप क्या करोगे, एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाओगे, तब आपको साउंड बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ पर आ जाएगा वैक्यूम, और स्पेस में आपको वैक्यूम आवाज़ सुनाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम लोग क्या होंगे, अबव द सरफेस आते जाएंगे, हमको साउंड सुनाई कम देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है, कैन यू हियर साउंड इन स्पेस, क्या आप साउंड को स्पेस में सुन सकते हैं। तो बोलोगे नो, हम लोग साउंड को स्पेस में नहीं सुन सकते हैं, बिकॉज साउंड नीड्स मीडियम, क्योंकि बिकॉज साउंड के ट्रैवल के लिए आपको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, और स्पेस में कोई मीडियम नहीं है। मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस मीडियम चाहिए साउंड के ट्रैवल के लिए, और स्पेस में साउंड सॉलिड, लिक्विड, गैस मीडियम प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए क्या होता है, स्पेस में क्या है, वैक्यूम है, इसलिए आपको साउंड सुनाई स्पेस में नहीं देगा। On a rainy day we hear the sound of thunder after we see the lightning, why is it so। तो बरसात के दिनों में ना हम लोग ना थंडर का जो साउंड है ना, वो ना क्या हमको बाद में
सुनाई देता है, लेकिन पहले हमको लाइटनिंग दिखाई दे देता है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चे याद रखो, जो ना लाइट का जो स्पीड है ना बच्चे, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मच 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 मोर देन होता है स्पीड ऑफ साउंड से। इसीलिए क्या होता है, मतलब कि साउंड का जो स्पीड है वो क्या होता है, कम होता है लाइट के स्पीड से। इसीलिए क्या होता है, लाइट आपको पहले दिख जाता है और साउंड आपको बाद में सुनाई देता है। मतलब कि बिजली पहले चमक जाएगा और बिजली के चमकने के बाद आपको क्या क्या होगा, उसका आवाज़, कड़कने का आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज़ मच मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो होता है एयर में 333 अप्रॉक्सीमेट 333 होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो इतना होता है। तो देखिए ये एक सेकेंड में ये 300 अप्रॉक्सीमेट 300 मीटर मूव कर रहा है, और ये एक सेकंड में देखिए 3 × 10⁸, मतलब 10⁸ का मतलब होता है 3, और 3 के आगे कितने जीरो लगाने हैं, 8 जीरो लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि ये इतना मीटर पर सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब कि एक सेकंड में मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर जाता है ये। इसीलिए आपको स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि आपको लाइटनिंग पहले दिखाई देता है और आवाज़ उसका बाद में सुनाई देता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है साउंड एंड मीडियम। साउंड एंड मीडियम का एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक्सपेरिमेंट ऑफ बेल जार है, इसको समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मीडियम। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ना साउंड का जो ट्रांसमिशन है ना वो डिपेंड करता है मटेरियल मीडियम के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। थिंक व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ नो मीडियम। आप सोचिए कि अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो क्या होगा। विल द साउंड रीचेस यू, क्या साउंड आपके कानों तक आएगा। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वॉज डन टू टेस्ट दिस। तो इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं हम लोग और पता लगाते हैं ना कि अगर कोई भी मीडियम ना होना तो क्या साउंड हमारे कानों तक आता है या नहीं आता है। तो एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट में बोला जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बेल और एक ग्लास बेल जार, ये है ग्लास बेल जार और एक है इलेक्ट्रिक बेल लेंगे हम लोग, उसका यूज़ करेंगे। फिगर 6 में ऐसा दिखाया गया है। द बेल वॉज हंग इनसाइड द बेल जार। तो हम लोग इलेक्ट्रिक बेल को इसके अंदर लटका देंगे और बेल जार के अंदर, एंड इज वॉज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप, और यहाँ पर एक वैक्यूम पंप कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। ऑन प्रेसिंग द बेल स्विच, जब हम लोग बेल स्विच को क्या करेंगे, स्विच है यहाँ पर, क्या करेंगे, प्रेस करेंगे ना, जब प्रेस करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। चलो स्विच को ऑन करेंगे ना, स्विच इट्स साउंड वॉज हर्ड। तो ये क्या होगा, बेल जार के अंदर में जब इलेक्ट्रिक बेल क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा तो आपको साउंड सुनाई देगा। व्हेन द एयर इनसाइड द जार वॉज स्लोली पम्प्ड आउट, जैसे जैसे हम लोग क्या क्या करेंगे, इसके धीरे धीरे इसके अंदर का जो एयर है ना, अंदर का जो एयर है वो वैक्यूम पंप के थ्रू क्या करते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे यूजिंग द वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करता है, एयर को किसी मतलब कि एयर को क्या करता है, खींच लेता है, बाहर निकाल देता है। पंप द साउंड गॉट लोअर, धीरे धीरे क्या होगा, साउंड लोअर कम होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एयर अब कम होते जा रहा है। इवन दो द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वॉज पास थ्रू इट। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी सेम अमाउंट का ही इलेक्ट्रिक करंट प्रेस कर रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें सेंड कर रहे हैं, जैसा पहले सेंड कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट वैसे अभी भी सेंड कर रहे हैं, लेकिन हमको साउंड क्या हो रहा है, कम सुनाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एयर के जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। When the complete air inside the bell jar was pumped out, जब हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट एयर बेल जार के अंदर से निकाल देंगे ना, नो साउंड कुड बी हर्ड, हमको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला ना कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो जब कोई भी मीडियम नहीं होता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। जब ना तो सॉलिड कोई मीडियम है, ना ही लिक्विड कोई मीडियम, ना ही गैस कोई मीडियम है, जब कोई भी मीडियम ना प्रेजेंट नहीं होता है कहीं पर, जब कहीं पर भी कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है तो उस समय हम लोग उस जगह को बोलते हैं कि वैक्यूम प्रेजेंट है। यहाँ पर वैक्यूम मतलब वहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है। तो वी ऑलवेज नीड साउंड मीडियम
सॉरी वी ऑलवेज नीड सम मीडियम टू हियर साउंड। तो हम लोग ये जान गए ना कि ना हमें कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए अगर हमें साउंड को सुनना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 ये था ना कि हाउ डज साउंड प्रोड्यूस बाय अ सोर्स रीच आवर आइज, रीच आवर ईयर्स। तो ना हमारे ईयर तक साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड आता है थ्रू मीडियम के थ्रू, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। फिर आगे था अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड कैन नॉट हियर क्लियरली साउंड। सुनेगा लेकिन क्लियरली साउंड नहीं सुन पाएगा। क्योंकि देखे ना, जब वो क्या रहता है, जब वो इनसाइड द बस है या इनसाइड द कार है या क्लोज रूम है ना, तो ना उससे क्या होता है, साउंड ट्रैवल करने में ना, मतलब कि साउंड जब वो ट्रैवल करता है ना, तो ना एनर्जी का क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। और उससे क्या होता है, साउंड जो हमारे कानों तक पहुंचता है उसमें बहुत कम एनर्जी रहता है और वो कम हमारे ईयर को सेंसेशन कर पाता है और उससे हमको कम सुनाई देता है। ठीक है ना? तो ना मतलब कि कैसे बोल सकते हैं ना कि ना वैक्यूम हो जाता है, वैक्यूम बन जाता है, तो हमको साउंड सुनाई नहीं देता है। तो इसका जो आंसर है ना ये वही है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब लास्ट जो यहाँ पर बचा हुआ है उसको समझ लेते हैं। यहाँ ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साउंड वेव्स डू नॉट ट्रैवल। साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करते हैं वैक्यूम में, क्योंकि वहाँ पर कोई भी देयर आर नो पार्टिकल प्रेजेंट इन वैक्यूम, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। पार्टिकल चाहे तो सॉलिड के, चाहे तो लिक्विड के, चाहे तो गैस के, तीनों के कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। फॉर कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, मतलब कि जिसका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो सके, ऐसा कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आपको साउंड सुनाई वैक्यूम में नहीं देता है। तो थिंक, सोचना है, इफ़ देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, अगर मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है ना, विल एस्ट्रोनॉट बी एबल टू स्पीक टू ईच अदर। क्या एस्ट्रोनॉट एक दूसरे से बात कर पाएंगे? तो नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे बात। क्यों? क्योंकि वी नीड सम मीडियम टू हियर साउंड। हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए साउंड को सुनने के लिए। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का वो आंसर मिल गया होगा और इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और 3rd वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।